नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारा सबसे बड़ा शो चुनाव इंडिया का। इस शो में हम आपको रोज बताएंगे दिन भर के चुनाव का पूरा एक्शन सिर्फ 30 मिनटों में। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की रिलीज पर लोकसभा चुनाव होने तक रोक लगा दी है और यही है आज की सबसे बड़ी खबर। साथ ही फिल्म को लेकर चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी बोर्ड को निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाएगा। और इसके अलावा आज ही टीएमसी नेताओं की एक टीम ने चुनाव के दौरान फिल्म रिलीज पर रोक लगाने को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक से जुड़ी याचिका रद्द कर दी थी और चुनाव आयोग से कहा था कि वो इस पर फैसला लें। प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक पर रोक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था और चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक यह फिल्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित यह फिल्म नहीं रिलीज होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्शन इसे माना जा रहा है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्योंकि पॉलिटिसाइज कर दिया गया था सियासी दलों ने इस पूरी फिल्म को, इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि याचिकाकर्ता ये कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें आपत्तिजनक कंटेंट है या नहीं है जब तक वो फिल्म देखी ही नहीं गई। और उसके बाद चुनाव आयोग को ये मामला भेजा गया। चुनाव आयोग ने ऐसा क्या पाया, किन आधार पर चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है? रवि, देखिए, चुनाव आयोग का मानना यह है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद से आप किसी भी नेता का जो भी प्रचार प्रसार या जो भी कैंपेन होता है उस पर चुनाव आयोग की नज़र होती है और उस पर पैसा कौन खर्च कर रहा है, कितना खर्च होता है, सब उसके कहीं ना कहीं आंकड़े में गिनती में आता है। चूंकि इस फिल्म के निर्माताओं का कहना था कि इसमें पैसा बीजेपी का नहीं लगा है, सारी सफाई उन्होंने दी थी चुनाव आयोग के मांगने पर, और इसलिए चुनाव आयोग ने यह तय किया कि चूंकि ये किसी एक आदमी का प्रचार प्रसार है, प्रधानमंत्री मोदी भी एक कैंडिडेट हैं, एक पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस लिहाज से उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता किसी की तरफ से, जिसका खर्चे का ब्यौरा उनकी तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये फिल्म प्रचार प्रसार होगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही नहीं, इसके अलावा 2-3 और फिल्में हैं जिन पर रोक लगाई गई है। और ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने अपने लेटर में और ऑर्डर में कहा है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद से सारे पैसे का जो खर्चा का जो भी आप कैंपेन करते हैं उसका ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। और कोई भी प्रचार जो होता है, किसी तरह का प्रचार आप करते हैं तो उसका फायदा किसी को अगर मिल रहा है, अगर फिल्म के जरिए चाहे किसी और के जरिए, तो उसको चुनाव आयोग के पास जानकारी में होना चाहिए। चूंकि इस मामले की जानकारी और इस पर पैसा खर्च बीजेपी नहीं कर रही है, अलग से कर इसका एक तरह से फायदा नरेंद्र मोदी को पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से इस पर रोक लगाई गई और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि न तो इसको कहीं टीवी में दिखाया जाना है, न कहीं चलचित्र में दिखाया जाना, यानी कहीं सिनेमा हॉल में दिखाया जाना, नहीं प्रिंट मीडिया में इसका कहीं जिक्र करना है। साफ तौर पे हिदायत दी गई है। अच्छा, क्योंकि ये मामला बड़ा हो गया था, इसको पॉलिटिसाइज भी किया गया था रवि, लेकिन क्या कोई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किसी पक्ष की ओर से कोई रिएक्शन मिल पाया है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद आगे कोई कदम उठाएं? कोई रिएक्शन मिल पाया है? देखिए, अब कोई ऐसा कहा जाएगा कि अब कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कह दिया कि भाई इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं, अब आप चुनाव आयोग के पास जाएं। चुनाव आयोग, चूंकि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए चुनाव से जुड़े मामले में। अब चुनाव आयोग ने ये ऑर्डर जारी किया, कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग ने ऑर्डर जारी किया और साथ में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर कोई जजेज होंगे, जस्टिस होंगे या फिर एक हाई कोर्ट का कोई जस्टिस होगा, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी ये जांच करेगी कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई इसके ऑर्डर के बावजूद कहीं कोई उल्लंघन तो इसका नहीं किया गया इस जांच के लिए। और आगे इस तरह की कोई फिल्म आती है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक तरह से बनाई गई है। कहीं ना कहीं अब इस मामले में बहुत ज़्यादा रास्ता बचता नहीं है। कुछ लोगों ने नाराजगी जरूर जताई है, जो फिल्म बोर्ड के लोग हैं, विवेक ओबराय ने भी कहा है उनको निराशा हो इस बात को लेकर, लेकिन कुल मिला जुला के नाराजगी से ज्यादा कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। मामला बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा रवि बता रहे थे कि अब ऑप्शंस नहीं है डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है और चुनाव जब तक चल रहे हैं तब तक कम से कम ये फिल्म अब रिलीज नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी वायनाड के बाद
अब यूपी के अमेठी से भी पर्चा दाखिल कर चुके हैं। जी हां, राहुल गांधी ने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के वक्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले गांधी परिवार ने अमेठी में रोड शो करके अपनी ताकत भी दिखाई। रोड शो के दौरान राहुल के साथ चुनावी रथ पर उनकी बहन प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने भी वोट मांगे। नामांकन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। और अमेठी से आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी दिखे, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। अमेठी में राहुल के नॉमिनेशन पर ग्राउंड जीरो का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी ने। राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ है। सोनिया गांधी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो आई थी और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा यहाँ मौजूद हैं, साथ ही प्रियंका गांधी उनके बच्चे दोनों यहाँ पर आए हुए थे नामांकन के दौरान। ऐसे में कह सकते हैं कि आज अमेठी सीट को लेकर फिलहाल राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अमेठी सीट पर सीधे तौर पर राहुल गांधी की लड़ाई स्मृति ईरानी से है और इस नामांकन से पहले राहुल गांधी ने यहाँ पर रोड शो किया था। रोड शो में लोगों से वो मुलाकात किए थे। आज पूरा जो गांधी परिवार है वो यहाँ पर मौजूद था और नामांकन दाखिल करते वक्त राहुल गांधी के साथ उनका पूरा परिवार और जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो भी मौजूद थे। चूंकि केरल से जब नामांकन किया था उसके बाद से सवाल उठने लगे थे। ऐसे में अब राहुल गांधी ने फिलहाल अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने गढ़ अमेठी को बचाने की है और इसी कड़ी में आज उन्होंने अपनी दावेदारी अमेठी से घोषित कर दी है और यहाँ पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कैमरामैन जयप्रकाश साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अमेठी। और उधर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। ईरानी ने कहा कि वायनाड से नामांकन दाखिल करके राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर अपनी प्राथमिकता बता दी है, अपनी प्रायोरिटीज दिखा दी हैं। वायनाड को उन्होंने प्राथमिकता देकर अमेठी की जनता को पहले से ही ये संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता वायनाड है। मेरे लिए प्राथमिकता मात्र और मात्र अमेठी गत 5 वर्षों से रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके एक दिन पहले पीएम मोदी 25 अप्रैल को वाराणसी में एक मेगा रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो बीएचयू से कचहरी गेट तक होगा और इसी दिन शाम को गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो नामांकन तो होगा बाद में, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात में रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एटीएम कर्नाटक था, लेकिन अब मध्य प्रदेश बन गया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में छापे पर भी कांग्रेस पर हमला किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों का खाना छीन लिया और रिमोट से सरकार चलाई। ये चौकीदार चौकन्ना है। कांग्रेस के घोटाले में अब एक नया नाम जुड़ गया है। कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है।
बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। और राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट डील के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट गोपनीय दस्तावेजों के परीक्षण के लिए राजी हो गया है। दस्तावेजों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट में केंद्र ने दलील दी थी कि याचिका के साथ दिए गए दस्तावेजों पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता। केंद्र ने दावा किया था कि याचिकाकर्ताओं ने गलत तरीके से रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों को हासिल किया और डील के दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश किए गए हैं वो सभी मान्य हैं। कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए जल्द नई तारीख दी जाएगी। और राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका खारिज होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राफेल पर दोबारा सुनवाई सरकार के लिए झटका नहीं है। राफेल पर सरकार का रुख साफ है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस फैसले के बाद सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश और सच्चाई की जीत है। मायावती ने भी केंद्र पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में जो गड़बड़ी की है वो विफल हो गई। मायावती ने आरोप लगाया कि राफेल को लेकर केंद्र सरकार ने बार बार झूठ बोला, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए और रक्षा मंत्री भी इस्तीफा दें। Today, in the wake of Supreme Court order, a false perception is sought to be created that it is a big setback to the government. This perception is wrong. The only issue today was whether the objection of the government relating to privilege and use of certain unauthorized document which were taken out in an unauthorized way should be relied for consideration of the review. The Supreme Court has only stated that we shall consider these documents. Nothing more. The stand of the government with regard to Rafael deal is clear. But the larger issue is only this, that this kind of motivated campaign being sought to be created is not fair, is not reasonable. The country needs firepower of Air Force. The Rafale represents that. The country's security needs to be strengthened. And we are very sure that this motivated campaign against Rafale, led by Rahul Gandhi, is going to be repelled by the people of India. As regards the court proceeding, we are very clear the government of India has got a very, very strong case. A comprehensive order as regards the Rafale purchase through intergovernmental agreement. And that order had spoken about price, had spoken about the process of procurement, and also spoken about the offset. Then subsequently, some individuals, former ministers, had approached the court to review that judgment. Subsequently again, through some illegally obtained documents, which were partly published or selectively published in some newspapers and magazines, the issue came up whether those documents which were effectively obtained illegally from the ministry. The Supreme Court heard the matter, reserved it, and then today have said that they will take those documents also as and when they go for reviewing that judgment of Supreme Court of December 2018.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए जेटली ने लिखा कि घोर अन्याय करने वाले न्याय की बातें कर रहे हैं। जेटली ने लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कोई राजनीतिक बदला नहीं है। जेटली ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल हर कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। मध्य प्रदेश में सबूतों के आधार पर तलाशी ली गई। इसके सबूत मिले हैं कि कर्नाटक में लोक निर्माण विभाग फंड का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया, राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। जेटली के मुताबिक कर्नाटक और एमपी सरकार ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। चलिए, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा हमला किया है कांग्रेस पर। ब्लॉग लिखकर आड़े हाथों लिया है कांग्रेस को। कांग्रेस पर तंज कसते हुए जेटली ने साफ लिखा कि घोर अन्याय करने वाले अब न्याय की बातें कर रहे हैं। जेटली ने लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कोई राजनीतिक बदला नहीं है। जेटली ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में हालिया छापेमारी पर जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबूतों के आधार पर तलाशी ली गई और इस बात के सबूत मिले हैं कि कर्नाटक में लोक निर्माण विभाग फंड का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। जेटली ने साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया अब तक। देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनाव इंडिया का। लोकसभा चुनाव के पहले दौर की 91 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। अब न तो सड़कों पर लाउडस्पीकरों से फिल्मी धुन में चुनाव प्रचार वाले गानों का शोर सुनाई दे रहा है और ना ही पार्कों मैदानों में रैलियों के ऊंचे सुर वाले भाषण सुनाई दे रहे हैं। उम्मीदवार घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे तक जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। पहले दौर का जो चुनाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल को मतदान होना है। इस दौर के मतदान में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा सहित कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर उम्मीदवार इस चुनावी दंगल में जीत के बड़े बड़े दावे करने में जुटा है कि जीत का सेहरा उसी के सिर सजेगा। लेकिन लोकशाही में आखिरी फैसला जनता जनार्दन के हाथ में ही होता है और अब वो वक्त आ चुका है कि पहले चरण की 91 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत जनता ईवीएम में कैद करे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न होंगे। इस बार पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें शामिल हैं। तेलंगाना की भी 17 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही अरुणाचल की 2 सीट, असम की 5, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2 सीट, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 4 सीट, सिक्किम की 1 और पश्चिम बंगाल की 2 सीट के लिए मतदान होगा। पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। जहां महाराष्ट्र की नागपुर सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस में आए नाना भाऊ पटोले हैं। वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर सीट से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा दोबारा मैदान में हैं, तो बीएसपी ने सतबीर नागर को मैदान में उतारा है। गाजियाबाद से पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं। वीके सिंह को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने डॉली शर्मा पर दांव खेला है। बागपत सीट से मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह दोबारा मैदान में हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने अपने बेटे जयंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश धानोकर से है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा फिर से मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को उतारा है। हालांकि इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला 11 अप्रैल को ईवीएम में बंद हो जाएगा। लेकिन जनता की कसौटी पर कौन हुआ पास, कौन हुआ फेल, इसके लिए आपको 23 मई का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 11 अप्रैल को वोट और 23 मई को नतीजे।
चुनावी रंगों से सराबोर अपनी इस खास पेशकश के साथ अब दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही।